विद्यार्थियों नमस्कार। मैं ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था भारतीय संघीय व्यवस्था। भारतीय संघीय व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था हमने। इसमें दो बिंदु पढ़े थे, एक संघात्मक तत्व, मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था में जो भारतीय संविधान है इसमें संघात्मक तत्व, दूसरा है एकात्मक तत्व। एक संघात्मक और एक एकात्मक। संघात्मक का मतलब है जिसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों का प्रभुत्व हो। संघात्मक जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रभुत्व हो। एकात्मक केवल केंद्र का, केवल केंद्र का, मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हो वो संघात्मक, जिसमें केवल केंद्र का हो वो एकात्मक। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एकात्मक तत्वों के बारे में। भारतीय संविधान में किस प्रकार से एकात्मक तत्वों का समावेश किया गया है, तो आज हम एकात्मक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। एकात्मक तत्व, तो आज हम एकात्मक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब एक। विद्यार्थियों, भारतीय सिस्टम में एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनमें केंद्र का अपना संविधान है और राज्यों का अपना संविधान है। मतलब केंद्र का अपना है, राज्यों का अपना संविधान है, दोनों का अलग संविधान है। विद्यार्थियों, लेकिन हमने मतलब भारत ने एक ही संविधान की व्यवस्था की है। केंद्र का भी एक ही और राज्य का भी एक ही। मतलब हमने एक ही संविधान है, वही केंद्र मानते हैं, वही राज्य मानते हैं। आप कहेंगे सर तो अमेरिका द बेस्ट या ये। देखो विद्यार्थियों, यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से आपने एक नाम पढ़ा होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब ये राज्य संयुक्त किए गए हैं, ये राज्य संयुक्त किए गए हैं और संयुक्त होकर के उन्होंने अपनी शक्ति दे रखी है एक शक्ति को। मतलब इन राज्यों ने संयुक्त होकर के अपनी शक्ति एक शक्ति को दे रखी है, जिसे आप यूएसए कहते हैं। तो इन राज्यों की अपनी शक्ति है और केंद्र की अपनी शक्ति है। जब राज्य की बात आएगी तो राज्य अपने लेवल पर काम करेगा और केंद्र की बात आएगी तो केंद्र अपने लेवल पर बात करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही शक्ति ने राज्यों को बांटा है, इन राज्यों को शक्तियां बांट रखी है। ठीक है, इसलिए हमने एकता और अखंडता के चलते कि हमारा भारत विभाजित नहीं हो जाए, इसलिए हमने केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां। आप कहेंगे सर अवशिष्ट का मतलब, आपने पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची पढ़ी है ना। 7वीं अनुसूची में विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विद्यार्थियों, 3 विषय हो गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों में अपने अपने विषय दे रखे हैं, लेकिन कुछ विवाद या कुछ विषय ऐसे थे जो देश की आजादी के समय थे ही नहीं। आप कहेंगे सर ऐसे कौन से विषय थे? सोशल मीडिया कहाँ था उस समय, साइबर अपराध, ये कहाँ थे उस समय? ये तो अब आए हैं। सर इनको कहाँ दिया गया है?
इनके लिए एक नया शब्द बना दिया गया और इनको जोड़ दिया गया अवशिष्ट शक्तियों में। किसमें जोड़ दिया गया भाई? अवशिष्ट शक्तियों में। और अवशिष्ट शक्तियां सीधी अधीन कर दी किसके? केंद्र के अधीन कर। तो एकात्मक, संघात्मक, अगर केंद्र और राज्य दोनों के पास होती तो संघात्मक केवल केंद्र के पास है, मतलब एकात्मक। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। एक बात, विद्यार्थियों, संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है, मतलब केंद्र के पास। राज्यों के पास कुछ नहीं है। राज्य किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं कर सकते। अब विद्यार्थियों, एक चीज अभी मैंने आपको बताई थी, मतलब भारतीय, हालांकि संविधान संशोधन तीन प्रकार से होता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। साधारण बहुमत, विशेष प्लस आधे राज्य, मतलब अलग अलग सिस्टम से है। और अभी मैंने क्या बताया कि संविधान संशोधन की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है, मतलब केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। तो अगर राज्यों के पास शक्ति नहीं है, राज्यों को कमजोर किया गया है, तो कैसी व्यवस्था है भाई? एकात्मक व्यवस्था है। शक्तियों का विभाजन। आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? मैं बताऊं। आपने अभी, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, 7वीं अनुसूची पढ़ी है, पढ़े ना 7वीं अनुसूची? चलो साहब, 7वीं सूची में आपने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, पढ़ी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची 97, 66, 47, ये तो है विद्यार्थियों आपकी क्लास का, मतलब आपकी बुक का सिस्टम, आपकी किताब में दे रखा है। वर्तमान में जो बढ़ा दिया गया, इनमें 2 विषय बढ़ा दिए गए, इसमें 5 घटा दिए गए, इसमें 5 बढ़ा दिए गए। ये व्यवस्था वर्तमान में है। अब विद्यार्थियों एक चीज, शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र के पक्ष में, राज्यों के पक्ष में, ये चीज क्लियर करनी है भाई। हम क्या पढ़ रहे हैं, संघात्मक या एकात्मक? हमें तो एकात्मक दिखाना है कि एकात्मक कैसे है। 99 विषय, 52 विषय प्लस अवशिष्ट, मतलब आप एक चीज बताऊं आपको मैं, इस पे डायरेक्ट कौन काम बनाता है? केंद्र बनाता है। इस पे केंद्र प्लस राज्य दोनों बनाते हैं। अगर इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, किनके बीच में? इन दोनों के बीच में विवाद हो गया, तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। अवशिष्ट शक्तियां डायरेक्ट किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। विद्यार्थियों एक चीज बता दूं, राज्य सूची के विषय भी, राज्य सूची के जो विषय हैं, इन पर भी विशेष परिस्थितियां, मतलब आपातकाल, ऐसे समय में केंद्र ही कानून बनाता है, मतलब संसद। तो ज्यादा कानून बनाने की पावर किसके पास? केंद्र के पास। राज्यों के पास कम। इसका मतलब एकात्मक या संघात्मक? एकात्मक। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। आपात स्थिति, मतलब आपातकालीन स्थिति क्या है? आपातकाल के बारे में बताया था कि भाग 18 में इसका उल्लेख है। तो आपको रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ढंग से। दूसरा,
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, तीन हो गए। ये है विद्यार्थियों राष्ट्रीय आपातकाल, ये है विद्यार्थियों राज्य आपातकाल, ये है विद्यार्थियों वित्तीय आपातकाल। सुनो, राष्ट्रीय आपातकाल तो डायरेक्टली केंद्र के अधीन है भाई, इसमें तो नाम ही नहीं है, राज्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब है राज्य आपातकाल, वित्तीय तो हमारे लगा नहीं, वित्तीय आपातकाल केंद्र के अधीन है। अब बात करते हैं 356 के तहत। हालांकि मैंने आपको समझाया भी था, फिर एक बार क्लियर कर रहा हूं। इससे जैसे ही राज्य आपातकाल लागू होता है, जैसे ही क्या लागू होता है, राज्य आपातकाल लागू होता है। इस राज्य आपातकाल के लागू होते ही, जैसे ही राज्य आपातकाल लगता है, इसके लागू होते ही राज्य की जो कार्यकारिणी है, राज्य की जो विधानसभा है, वो निलंबित हो जाती है। एक चीज मतलब इसकी घोषणा होते ही उस राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाएगी। निलंबित हो गई मतलब मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल शून्य, एक ही बचता है जिसका नाम है राज्यपाल। मैंने आपको बताया भी था कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, राज्यपाल एजेंट होता है किसका? केंद्र का। राज्यपाल अधीन होता है केंद्र के, राज्यों से इनका कोई लेना नहीं होता। और मैंने आपको बताया भी था कि इन राज्यपाल की शक्तियों की वजह से, ये राज्यपाल की नियुक्तियों की वजह से केंद्र और राज्यों के संबंधों में हमेशा खटास रही है। और इस ये राज्यपाल जो है केंद्र के आदेशानुसार उस राज्य का शासन संभालता है। मतलब राष्ट्रपति शासन या आपातकाल के समय ये राज्यपाल समस्त राज्य की स्थिति संभालता है और बाकी सब शून्य। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है आपातकालीन स्थिति में ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। राज्यों के पास शक्तियां आपातकाल के मामले में है ही नहीं, शून्य है, कुछ नहीं है। इसलिए कैसा है? एकात्मक। मतलब आपातकालीन स्थिति में समस्त शक्तियां केंद्र के पास हैं, इसलिए एकात्मक। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा मैंने आपको बताया था, जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 2 सदन है, एक तो लोकसभा की तरह कांग्रेस और दूसरा है राज्यसभा की तरह सीनेट। ये राज्यसभा है वहां की, अमेरिका की। प्रत्येक राज्य से 2 है, प्रत्येक राज्य से कितने हैं? 2 हैं। बात करें किसकी? भारत की। भारत की व्यवस्था कैसी है? अभी क्या पढ़ा आपने? असमान प्रतिनिधित्व है, मतलब समान नहीं है बल्कि असमान है। सबसे पहले अपने राज्य का लेते हैं, राजस्थान। कितना है भाई? 10। महाराष्ट्र कितना है? 19। सबसे बड़ा राज्य कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश, 31। मिजोरम 1, सिक्किम 1। एक राज्य से तो एक ही है, एक राज्य से 10, 19, 31। समान है क्या? समान? असमान है। मतलब यही कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, समान नहीं है, राज्यों को असमान रखा गया है। ठीक है, जबकि अमेरिका में सभी राज्यों को क्या रखा गया है? समान रखा गया है। सर इसकी वजह क्या है? एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसकी वजह क्या है? मतलब असमान होने की वजह क्या है? विद्यार्थियों, असमान होने की वजह है वहां प्रत्येक राज्य को इक्वल दर्जा दिया गया, समान रखा गया है। हमारे यहाँ समान होने की वजह है जनसंख्या। मतलब हमारे यहाँ ये प्रतिनिधित्व किसके आधार पर तय है बेटा?
जनसंख्या के आधार पर, मतलब जनसंख्या के आधार पर हमारे यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व तय किया गया है और इसीलिए असमान प्रतिनिधित्व है। एकल नागरिकता, विद्यार्थियों मैंने आपको बताया भी था कि भारत में नागरिकता की व्यवस्था, जैसे अभी एग्जाम्पल हमारे सामने अमेरिका ही है, दोहरी है, एक केंद्र की और दूसरी राज्य की। बात करें भारत की, केवल एक ही है, चाहे वो केंद्र का नागरिक हो और चाहे किसी राज्य का नागरिक हो। मतलब किसी राज्य का है तो केंद्र के अधीन आ जाएगा अपने आप ही, एक ही नागरिकता है। कि सर ये भारत में ये सब क्यों किया गया, अमेरिका में ये क्यों? एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि सर अमेरिका में तो दोहरी की वजह क्या है और भारत में इकरी की वजह क्या है? बिल्कुल अच्छी बात है, चलो मैं आपको समझाता हूँ कि दोहरी की वजह तो है, अमेरिका में तो दोहरी की वजह है, आपने एक नाम पढ़ा होगा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब ये विभिन्न छोटे छोटे राज्यों से संयुक्त होकर के बना है, ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं उनसे मिलकर के बना है। इन राज्यों ने अपनी शक्ति दे रखी है अमेरिका को, मतलब विभिन्न राज्यों ने मिलकर के एक को शक्ति दे रखी है। ये व्यवस्था भी संघीय व्यवस्था है, ठीक है। और इसलिए यहाँ एक अमेरिका की नागरिकता और एक उस राज्य की नागरिकता, जैसे कैलिफोर्निया, पेंटागन, ठीक है, उनकी है, ठीक है। तो एक चीज, अब बात करते हैं भारत में। भारत में एक केंद्र ने अपनी शक्तियां इन राज्यों में बांट रखी है, ये भी संघात्मक है। मतलब संघात्मक की मैंने बताई थी आपको दो व्यवस्थाएं हैं, एक विभिन्न राज्य मिलकर के एक पावरफुल या एक को शक्ति देते हैं, ये भी संघात्मक, या एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई ने अपनी शक्तियां बांट रखी हैं, ये भी संघात्मक है। तो भारत में शक्तिशाली ने अपनी शक्तियां राज्यों में बांट रखी है, ठीक है। यहाँ विभिन्न राज्यों ने मिलकर के अपनी शक्ति एक को दे रखी है, ठीक है। तो सर भारत में एक होने की वजह, भारत में एक होने का एकल नागरिकता की वजह थी अखंडता, एकता। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राज्य बिखर जाए या हमारा देश विभाजित हो जाए, टूट जाए, या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद बढ़ जाए, इसलिए हमने इकरी नागरिकता की है, एक। प्रारंभिक बातों में एक रूपता, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें एक रूपता दिखाई देती है। सर किसकी? देश में एकात्मकता भी है, एक रूपता भी है, मतलब वो एक दिखाई देते हैं। सर बताओ, जैसे बेटा एक तो कानून, कानून दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। एक दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी कानून जमीन जायदाद, बंटवारे, वाद विवाद, लेन देन, इनका विवाद, हत्या, मारकाट, लूटपाट और अन्य घिनौने अपराध हैं, वो फौजदारी। विद्यार्थी ये पूरे भारत में एक ही है, यानी एक ही राजस्थान का अलग है, हरियाणा का अलग है, दिल्ली का अलग है, पंजाब का अलग है, ऐसा नहीं है। पूरे भारत में दीवानी और फौजदारी कानून एक ही है, मतलब प्रारंभिक बातों में एक रूपता है, नंबर एक। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भी ऐसी व्यवस्था है, पूरा भारत का एक ही है, पूरा भारत का एक ही चुनाव आयोग है और वही संपूर्ण राज्यों को डील करता है। उसके अकॉर्डिंग या उसके आदेशानुसार ही चुनावों की व्यवस्था की जाती है, चुनाव करवाए जाते हैं, चाहे वो सांसदों के हो चाहे विधायकों के हो, मतलब उसके ही आदेशों का पालन होता है, एक ही। तीसरी,
अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी? IAS, IPS, IFAS, अभी बताऊंगा आगे, अगले टॉपिक में है। ये पूरे भारत की एक ही है, अलग अलग नहीं है, मतलब पूरे भारत की अखिल भारतीय सेवाएं एक ही हैं। और इसे ही कह सकते हैं हम प्रारंभिक बातों में रूपता, मतलब कई मामलों में एक रूपता दिखाई देती है। मतलब ये IAS केंद्र में भी काम करते हैं, जैसे PMO में काम कर लें, और एक राज्य में, एक जिले में कलेक्टर बन करके भी आ सकता है IAS, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के आधार पर भी कह सकते हैं, चुनाव आयोग के आधार पर कह सकते हैं, कानून के आधार पर कह सकते हैं कि प्रारंभिक बातों में एक रूपता है। और इन सब चीजों में ज्यादा शक्तियां राज्यों के पास ना होकर के किसके पास है? केंद्र के पास। कानून व्यवस्था केंद्र के अधीन, चुनाव आयोग, कानून मतलब उच्चतम न्यायालय केंद्र में, चुनाव आयोग केंद्र में, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र में। तो एकात्मक या संघात्मक? एकात्मक। एकल संगठित न्याय व्यवस्था, एकल संगठित न्याय व्यवस्था। भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं कैसे है। उच्चतम, उच्च और अधीनस्थ, ये भारत की न्याय व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय पूरे भारत का एक, उच्च न्यायालय पूरे भारत में 24 है, अधीनस्थ न्यायालय प्रत्येक तहसील स्तर पर है। मतलब हर तहसील स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। यह अधीनस्थ न्यायालयों का कानून भी एक ही है, जो जितने भी भारत में किसी भी राज्य का अधीनस्थ न्यायालय हो एक ही है। उच्च न्यायालय जितने भी एक ही है, उच्चतम न्यायालय एक ही है। ये अधीन होते हैं उच्च न्यायालयों के। उच्च न्यायालयों को मतलब उच्च न्यायालयों के आदेशों का पालन इनको करना ही पड़ता है, कोई इलाज नहीं है। उच्चतम न्यायालय, ये जो उच्च न्यायालय है इसके आदेशों का पालन करना, मतलब एकल संगठित, एकल एक जैसी व्यवस्था है। मतलब पूरे भारत में कानून व्यवस्था एक जैसी है। यह नहीं है कि आंध्र प्रदेश में अलग कानून है, पंजाब में अलग है, राजस्थान में अलग है, मणिपुर सिक्किम में अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि हमारे एक विवाद था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो विद्यार्थियों मैंने बताया हमारी बुक में तो हालांकि दे रखा है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर पिछले साल अगस्त में ही इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और भारत में पूर्ण देश का विलय कर दिया गया। मतलब कल तक जो 370 लगी हुई थी, मतलब अलग से कानून बनते थे, वो सब समाप्त कर दिए गए। तो कहने का मतलब एकल व्यवस्था है, संगठित, एक दूसरे के अधीन बंधे हुए हैं, अलग नहीं है। ये चाह करके भी अलग नहीं हो सकते। संगठित का मतलब ये चाह करके भी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से अलग नहीं हो सकते, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालयों के अलग नहीं हो सकते, मतलब संगठित है, एक है। राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। ये भारत, ये राज्य, कोई भी राज्य इस भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य इस भारत से अलग नहीं हो सकता। 1963 16वां संशोधन, मतलब एक 16वां संविधान संशोधन था 1963 में, इस पर रोक लगा दी गई कि कोई भी राज्य अलग होने पर रोक है। अगर वो अलग होना चाहता है या ऐसा उन्होंने किया तो उसकी जो वाक स्वतंत्रता है, उस राज्य की जो वाक स्वतंत्रता है मतलब बोलने की, वो छीन ली जाएगी, ठीक है। और उसे प्रथम दृष्टया ही केंद्र के अधीन कर दिया जाएगा, अलग नहीं हो सकता वो। मतलब अगर ऐसा कोई राज्य करता है तो 16वां संशोधन 1963 में ये बात क्लियर करती है कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता। करना चाहता है तो उसकी सजा आप समझ लो। मतलब पावर किसके पास में? केंद्रीय राज्य के पास में। राज्य की मनमर्जी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? केंद्र की। केंद्र चाहेगा वैसा होगा। इसे कहते हैं एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान में इसे एकात्मक
सीमाओं में परिवर्तन पर राज्यों की स्वीकृति नहीं। तो विद्यार्थियों समझो क्या कर रहे हैं। सीमाओं में परिवर्तन मतलब एक कोई भी राज्य है, इस राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, तो इस राज्य की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, मतलब उस राज्य की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, बल्कि ये अधिकार दे रखा है किसको? संसद को। संसद का मतलब केंद्र, मतलब जिस राज्य की सीमा में बदलाव करना है, जिस राज्य की सीमा में बदलाव करना है उस राज्य की स्वीकृति नहीं ली जाती। मतलब केंद्र तय करता है कि इस राज्य की सीमा क्या होगी, इस राज्य से अलग राज्य बनना है, इस राज्य की सीमा घटानी है, बढ़ानी है, ये काम किसका है? संसद का है। तो कहने का मतलब उस राज्य की तो स्वीकृति नहीं है, तो एकात्मकता का बढ़ावा है, एकात्मक तत्व है, ये अपने आप में संविधान में तय किया गया है। ठीक है, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। सर लोक सेवाएं कौन सी होती हैं? जिस अभी आपने पढ़ा था, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। लोक सेवाएं कौन सी होती हैं? अभी आपने पढ़ा था अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, सर अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में इन सेवाओं का सृजन किया गया है, मतलब ये सेवाएं तय की गई हैं। ठीक है, हाँ, इनका सृजन किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं का। ये सेवाएं केंद्र के अधीन होती हैं। हालांकि ये जो अधिकारी हैं, इन सेवाओं में जो अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यों में भी होती है। इनकी नियुक्ति कहाँ होती है विद्यार्थियों? राज्यों में भी इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन राज्य इनका कुछ नहीं कर सकते। स्थानांतरण की बात ही मान लो आप, राज्य इनका स्थानांतरण नहीं कर सकते, ना ही इनको पदों से निलंबित कर सकते, बल्कि ये अधीन होते हैं केंद्र के। केंद्र ही इनका तबादला करता है, केंद्र से अटैच होते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं में भी हमें दिखाई देता है क्या? एकात्मक तत्व, मतलब एकात्मकता दिखाई देती है, संघात्मक नहीं। अब इस लेसन का अपना अंतिम टॉपिक है वो है भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति। भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां, कि भारतीय जो संघवाद है इसकी प्रवृत्ति क्या है। एक लेवल पर हम समझेंगे केंद्र से इसको। सर केंद्र से क्या मतलब? एक लेवल पर तो इसे केंद्र को सशक्त बनाया गया है, ज्यादा शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई हैं। दूसरा लेवल है राज्य का। एक लेवल में से राज्य को सशक्त, मतलब राज्यों को भी केंद्र प्लस राज्य दोनों को दिया गया है, केंद्र को भी प्लस राज्य को भी, मतलब कुछ मामलों में राज्यों को भी शक्तियां दी गई हैं। विद्यार्थियों एक चीज आपको समझा दूं मैं, 1967 से पहले, समझने की बात है ये, 1967 से पहले केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों में क्या था? एक ही सरकारें थी, मतलब एक दल की सरकारें थी, एक दलीय सरकारें थी। इससे पहले 1967 से पहले। इसके बाद में क्या है कि सरकारें बदलती रही, केंद्रों में राज्यों में सरकारें बदलती रही और इन केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद भी बढ़ते गए। 1990 के बाद इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, 1990 के बाद इसमें थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन इससे पहले ऐसा हुआ। एक चीज आपको समझाऊं, 1983 में एक कमीशन बैठाया गया था जिसका नाम रखा गया था सरकारिया आयोग। क्या नाम रखा गया था? सरकारिया आयोग। आप कहेंगे सर सरकारिया आयोग का संबंध, सरकारिया आयोग का संबंध था केंद्र राज्य संबंधों से, मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य जैसे राज्यपाल का पद है या राजस्व है, इनको लेकर के इतना विवाद बढ़ गया था
कि एक आयोग बैठाया गया। सरकारी आयोग ने 1983 की जो आयोग बैठाया गया, 1985 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसने? सरकारी आयोग ने। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें बताया कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हो रहे हैं, इन विवादों का सबसे बड़ा कारण है एक तो राजस्व, या फिर केंद्र द्वारा मनमर्जी करना। जैसे केंद्र कई राज्यों में अपनी मनमर्जी के चलते आपातकाल लगा लेता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस राज्य में सरकार बैठी है कांग्रेस की और व्यक्ति भेज दिया बीजेपी का। तो ये क्या है? विवाद का विषय है, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का विषय है। और जो भारतीय संघवाद भी मैं आपको समझा रहा था कि इसकी प्रवृत्ति है, कुछ मामलों में ये केंद्र को ताकतवर बनाता है, केंद्र को मजबूत बनाता है, केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है। कुछ मामलों में केंद्र और राज्य, मतलब राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, राज्यों को भी अपनी अलग शक्तियां हैं, अपनी अलग ताकत है। लेकिन वास्तविक तौर से अगर ये देखें कि विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब तक केंद्र और राज्यों में सरकार एक थी तब तक तो चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जैसे ही 1967 के बाद केंद्र में राज्यों में सरकारें बदली, सरकारों के बदलने का दौर चालू हुआ, उसके बाद विवाद बढ़ते गए और अंत में हमें 1983 में सरकारी आयोग बैठाना पड़ा। सरकारी आयोग का उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्यों के संबंध। कई बार अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन भी उठता है कि भाई केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग कौन सा था, या सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो आप कह सकते हैं किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। 1990 के बाद इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि गठबंधन सरकारों का दौर चालू हो गया और उसमें यह विवाद थोड़ा कम हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको बता दी जाती है कि लेसन नंबर 3 इसी टॉपिक के साथ अपना कंप्लीट हो गया है। लेसन नंबर 3 इसी टॉपिक के साथ अपना कंप्लीट हो गया है। इस में 3 लेसन थे पहली इकाई में, पहली इकाई भी इसी के साथ कंप्लीट हो गई अपनी, मतलब पहली इकाई भी इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। लगभग टॉपिक्स आपको क्लियर करवा दिए गए हैं। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप उनको टॉपिक्स को नोट कर लें, आपको संतुष्ट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास में इतना ही।